हेलो गाइस, हेलो ऑल माय एमबीएस पेरेंट्स। दोस्तों, मेरा नाम विनीत कांकरिया एंड आई एम योर कॉन्ट्स टीचर। मुझे पता है यहाँ पे आप मेजॉरिटी स्टूडेंट डरे पड़े होंगे, सर कौन सर मैथ्स नहीं होता है, 11th-12th में हमारा मैथ्स नहीं था वगैरह वगैरह। ये काफ़ी एक्सक्यूजेस के साथ आप रेडी होंगे। पहली बात तो बता दूं यारो कि 11th-12th में आपका मैथ्स हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ जो सिलेबस में मैथ्स है वो है अप टू 10th वाला। और ये जो मैथ्स है ना भाई, ये कॉमन सेंस वाला मैथ्स है। अब इसको कैसे टैकल करना है, कैसे करना है, सब मैं आपको बताऊंगा। सिंपल सी बात है, मेजॉरिटी स्टूडेंट छोड़ते यार सर कॉन्ट्स में जितना होगा देख लेंगे, है ना, उसको कोई ज़्यादा हम फोकस नहीं कर रहे, एलआरडीआई और इंग्लिश फोड़ कर आएंगे। पहली बात तो यार, आप एलआरडीआई में डीआई फोड़ ही नहीं सकते हो अगर आप कॉन्ट्स के बेसिक्स पर ध्यान नहीं दो तो। सिंपल सी बात है। और दूसरी बात गाइज, अगर आपको कॉन्ट्स क्रैक करने में दिक्कत आ रही तो मेरी एक बात सुन लेना, शायद ये आपको कोई तो पॉजिटिव इंडिकेशन दे दे कि कॉन्ट्स में लगभग 1/3 क्वेश्चन इजी होते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा की पूरा कॉन्ट्स आपको टफ रहेगा, ठीक है। तो पहला एक्सक्यूज जो आप सोच रहे थे कि 11th-12th में मैथ्स नहीं, मैथ्स से टच गया, भाई ये अप टू 10 तक का मैथ्स है जो सबको होता है, तो कॉमन सेंस यूज करना है और वो मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। और दूसरी बात गाइज, कि अगर आपको लग रहा है कॉन्ट्स क्रैक करना टफ है, क्योंकि एडवांस लेवल के क्वेश्चन ऑफकोर्स होते हैं एडवांस लेवल के, लेकिन 22 आउट ऑफ 66 या आप बोलो 1/3 जो क्वेश्चन का प्रोपोर्शन है वो इजी होता है, और हमें वही तो ढूंढना है दोस्तों। सही क्वेश्चन को ढूंढना भी तो एक स्किल है इस एग्जाम में। तो यस, यही सब चीजें हम सीखेंगे, कैसे क्वेश्चन कितने आसानी से और हम कर सकते थे, ये सारी बातें मैं आपको बोलूंगा गाइज। एंड सिंपल सी एक चीज पहले बोलूंगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे। विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल, विनर्स आर दोज हु नेवर क्विट। यस गाइज, विनर्स वो नहीं होते जो कभी फेल नहीं होते, विनर्स वो होते हैं जो कभी क्विट नहीं करते। तो अगर आप सोच चुके होंगे यार कॉन्ट्स की वजह से हमसे कैट नहीं हो पाएगा, तो भाई ये बहुत गलती कर रहे हो, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना यार, वो देखकर आप बोलोगे कि नहीं यार, अगर ये क्वेश्चन कैट में आते, और लिटरली जो क्वेश्चंस मैं आज करवा रहा हूँ वो सारे कैट वाले क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप सोचोगे कि अच्छा ये क्वेश्चंस अगर कैट में आते सर, तो डेफिनेटली भाई एक बार तो ट्राई करना बनता है। सो आ जाओ गाइज फटाफट से। यस, सो आज जो हम करवाने वाले हैं गाइज, ये है किस किस वैरायटी के क्वेश्चन आज हम कवर करने वाले, ध्यान देना। पहला तो इसकी टोपी उसके सिर, डोंट वरी, क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। एक वेरिएबल को दूसरे के फॉर्म में, दूसरे के तीसरे के फॉर्म में कन्वर्ट करके जो हम एक स्मार्टली आंसर लाते हैं, उस वैरायटी के क्वेश्चन जो कैट में आ चुके हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर। इसकी टोपी उसके सर। देन टाइम एंड वर्क, जो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल और बहुत ही ज़्यादा एवरग्रीन टॉपिक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेशोज, एवरेजेस, कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम। यस गाइज, मेजॉरिटी टॉपिक तो डेफिनेटली कॉन्ट्स और भी वास्ट है, लेकिन जो मैं कवर कर रहा हूँ वो मेजॉरिटी अरिथमेटिक के हैं। कुछ क्वेश्चंस आखिरी में नंबर सिस्टम के देख लेंगे, है ना। सो यार अरिथमेटिक बहुत वास्ट सेक्शन है, और मेजॉरिटी स्टूडेंट अगर अरिथमेटिक पे भी फोकस करें ना तो अच्छा खासा कमाल कर सकते हैं, वो आपको आज के लेक्चर के बाद समझ जाएगा गाइज, ठीक है। सो बिना किसी देरी के फोड़ते हैं गाइज, आ जाओ फटाफट से, है ना। सो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं बल्कि उसका कंसेप्ट भी बताऊंगा, उसके पीछे क्या वो एक हलवा सा कंसेप्ट था यार, जो अगर पता चल जाए तो ये सर क्वेश्चन में तो सही में कोई दम नहीं था अगर ये कंसेप्ट पता हो तो इसलिए बस मैं आपको क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। डेफिनेटली जब हम अपनी बैच में करवाते तो बहुत ही स्क्रैच से करवाते हैं, लेकिन अभी भी फिलहाल क्वेश्चन के लिए जितना बेसिक रिक्वायर्ड है वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा गाइज। सो यस, देखना, द अमाउंट नीता एंड गीता टुगेदर, ये कौन सी वैरायटी है, इसकी टोपी उसके सिर, ये क्वेश्चन कैट के आ चुके क्वेश्चन से। द अमाउंट नीता एंड गीता टुगेदर अर्न इन अ डे इक्वल व्हाट सीता अलोन अर्न्स इन अ 6 days। मतलब क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है दोस्तों। सो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन गाइज, द अमाउंट नीता एंड गीता टुगेदर अर्न इन अ डे इक्वल्स व्हाट सीता अलोन अर्न्स इन अ 6 days। तो गाइज अमाउंट नीता एंड गीता, सो नीता और गीता मिलकर जो अमाउंट अर्न करते हैं, ठीक है, जो अमाउंट अर्न करते हैं इन अ डे, एक दिन में, तो मान लो नीता का एक दिन का हमने एन ले लिया, गीता का एक दिन का जी ले लिया, है ना, इक्वल्स व्हाट सीता अलोन इन 6 days। तो सीता का 6 दिन का कितना हो जाएगा, 6s बराबर। नाउ द अमाउंट सीता एंड नीता टुगेदर, तो सीता एंड नीता टुगेदर, ये नीता और गीता का था, जिसका रिलेशन किसके साथ दिया है, सीता के साथ, इसकी टोपी उसके सर। सेकंड, सीता एंड नीता टुगेदर अर्न इन अ डे इक्वल्स व्हाट गीता अलोन इन 2 days। ये किसके बराबर है, गीता के 2 दिन के अर्निंग के बराबर। सो गाइज ये दो इक्वेशन दिए, पहला क्या, नीता और गीता का एक दिन का इनकम मिलाकर 6 days ऑफ सीता के इनकम के बराबर है।
एंड सीता और नीता का एक एक दिन का इनकम ये गीता के 2 दिन के इनकम के बराबर है. सो गाइज अगर मैं इन सब्ट्रैक्शन कर लूँ इन 2 इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में अगर मैं माइनस कर लूँ, नीता नीता कैंसल, क्या मिला आपको? गीता माइनस सीता, क्योंकि मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ. और यहाँ पे आपको क्या मिला? इज इक्वल टू, है ना, 6 टाइम्स ऑफ सीता माइनस 2 टाइम्स ऑफ गीता. तो एक काम करते हैं, गीता गीता एक साइड में ले लेते हैं, सीता सीता दूसरी साइड में. सो गीता माइनस 2G कितना हो गया? 3 गीता. एंड ये माइनस सीता उधर जाके 7 सीता. इसका मतलब क्या हुआ गाइज? आपको डेफिनेटली यहाँ पे सीता की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गीता मिल गई होगी. ये 7 जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड कर लेगा. सो फिनिश. तो आपको सीता इन टर्म्स ऑफ गीता मिली कि सीता कितनी अर्न करती है? 3/7 टाइम्स ऑफ गीता. बहुत बढ़िया. अब ये वैल्यू मैं किसी भी एक इक्वेशन में रख देता हूँ. यही वैल्यू मान लो मैं किसी भी एक इक्वेशन में रख देता हूँ. चलो इस इक्वेशन में, तो ये क्या हुआ? नीता प्लस सीता इज 3 टाइम्स ऑफ गीता. आप इसमें रखो चाहे इसमें रखो, डजेंट मैटर. मैं यहाँ रख लेता हूँ नीता प्लस गीता इज 6 टाइम्स ऑफ सीता. सीता का कितना है? क्या मैं गाइज इस सीता के जगह ये लिख सकता हूँ 3/7G? यस. इसकी टोपी उसके सर, एक की वैल्यू दूसरे में. ठीक है, 3/7 टाइम्स ऑफ गीता. तो गाइज इसको अच्छी से लिख लूँ एक बार आपके लिए, कोई बात नहीं. सो आ जाओ. तो ये कितना हुआ? 18/7 गीता नीता इज इक्वल टू, अब ये गीता उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस गीता. सो गीता को अगर मैं कॉमन ले लूँ 18/7 माइनस 1. सो गाइज 18/7 माइनस 1 में आप अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो 18 माइनस 7 यानी 11/7 मिल जाएगा. सो फिनिश. अगर अब आप तीनों को एक साथ में देखो तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं. ये सीता ये कितना कमाती है? 3 टाइम्स ऑफ गीता. अगेन नीता कितना कमाती है? 11/7 टाइम्स ऑफ गीता. और गीता तो अपने जितना कमाती है. सो ये हुआ सीता का, ये हुआ नीता का, और ये हुआ गीता का. ठीक है. सो गाइज क्वेश्चन ने अब आपको क्या बोला है? द रेशो ऑफ डेली अर्निंग ऑफ द वन हु अर्न्स द मोस्ट. रेशो पूछा है किसका? वो जो सबसे ज्यादा कमाता है, टू दैट ऑफ वन हु अर्न्स द लीस्ट. 2 लोगों का रेशो पूछा है गाइस, वो जो सबसे ज्यादा कमाता है अपॉन वो जो सबसे कम कमाता है. तो सबसे ज्यादा आपको यहां दिख रहा है यार, सबसे अब हर चीज गीता के फॉर्म में, तो गीता तो आपके लिए अब इररिलेवेंट फैक्टर हुआ. इररिलेवेंट फैक्टर हुआ तो अब आपके लिए सबसे ज्यादा कमाने वाला कौन है? 11/7 नीता, ये सबसे ज्यादा है जो 1 पॉइंट समथिंग आएगा. और सबसे कम कौन है? 3/7 सीता, जो 0 पॉइंट समथिंग आएगा. यहां कम से कम 1 तो है ना. तो सबसे कम तो ये हुआ. तो वो जो सबसे ज्यादा कमाता है 11/7 टाइम्स ऑफ गीता, और वो जो सबसे कम कमाता है 3/7 टाइम्स ऑफ गीता. सो गीता गीता कैंसिल, 7 7 कैंसिल. आंसर इज व्हाट गाइस? 11:3. एंड ये था कैट का क्वेश्चन गाइस. कैट, और वो भी जस्ट हाल ही में जो ताजा ताजा फ्रेश कैट आपने देखी है ना 2021 वाली, उस कैट का क्वेश्चन था. सो आई होप आपको चमका होगा यार, बढ़िया एकदम. तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में होते हैं. इसकी टोपी उसके सर वाले जो मैं बोल रहा हूँ ना, 1/3 ऑफ द टोटल क्वेश्चन ये इजी लेवल के होते हैं. उसमें से एक ये है यार, इसकी टोपी उसके सर. एक को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में करके आंसर आ ही जाता है ना. बस खेलना सीख लो थोड़ा बहुत नंबर से. तो हमने वही किया, नीता और गीता का मिला के 6 टाइम्स ऑफ सीता, सीता और नीता का मिला के 2 टाइम्स ऑफ गीता. हमने क्या किया? माइनस किया, ये इक्वेशन मिला, हमें सीता मिली इन टर्म्स ऑफ गीता. वही वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देते, हमें नीता भी इन टर्म्स ऑफ गीता मिल गई. अब हर चीज हमारे पास, सीता भी इन टर्म्स ऑफ गीता 3/7G, नीता भी 11/7G, और गीता तो है ही. तो सबसे ज्यादा जो अर्न कर रहा है ये, और सबसे कम जो अर्न कर रहा है ये, इनका रेशो हमने निकाल लिया गाइस. सुपर यार, बहुत बढ़िया. चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन. इसकी टोपी उसके सर में. सेकंड क्वेश्चन आ जाओ. अ बास्केट ऑफ 2 एप्पल्स, 2 एप्पल, 4 ऑरेंजेस, 4 टाइम्स ऑफ ऑरेंजेस, एंड 6 मैंगोज कॉस्ट. तो यार इतना सब मिला के एक फ्रूट की बास्केट है, उसमें 2 एप्पल है, 4 ऑरेंज है, 6 मैंगोज है. ये सब मिलाकर आपको क्या मिल रहा है? द सेम एज बास्केट ऑफ 1 एप्पल, 4 ऑरेंज एंड 8 मैंगोज. और यही और किसके बराबर है? बास्केट ऑफ 8 ऑरेंज एंड 7 मैंगोज. ये ओ आपको 0 ना लगे इसलिए मैं उसको इन्वर्टेड कॉमा कर रहा हूं. सो 2 एप्पल 4 ऑरेंज 6 मैंगो का जो कॉस्ट होता है ना, वही कॉस्ट 1 एप्पल 4 ऑरेंज 8 मैंगोज का है. एंड सेम कॉस्ट फॉर 8 ऑरेंज एंड 7 मैंगोज. गाइज अब मैं देखो क्या कर सकता हूँ. ये इक्वालिटी आपको दी है, पहले मैं इस इक्वालिटी को यूज करता हूँ. जैसे मैं ये इक्वालिटी यूज करूंगा, 4 ऑरेंज कैंसिल, बराबर. तो आपको क्या मिला? 2 एप्पल
इधर आके माइनस हो जाएगा यानी एप्पल, एंड 6 मैंगो उधर जाके माइनस हो जाएगा 2 मैंगोज। ये क्या हुआ गाइस? 2 मैंगोज। सो एक एप्पल की प्राइस कितनी है? उतनी जो 2 मैंगो के बराबर है। बहुत शानदार। अब आ जाओ सेकंड इक्वेशन पे। यार मैं अब इस इक्वालिटी को यूज करता हूं। नाउ आई विल चेंज द कलर, थोड़ा आपको क्लैरिटी रहेगा। अब मैं इस इक्वालिटी को यूज करता हूं गाइस। 1 एप्पल 4 ऑरेंजेस एंड 8 मैंगोज, ये किसके बराबर है? 8 ऑरेंजेस प्लस 7 मैंगोज के बराबर। नाउ एक एप्पल की कॉस्ट आपके पास है 2 मैंगो के बराबर। सो यार यहां मैं 2 मैंगोज लिख दूं। हालांकि जरूरत नहीं है, आप ओरली कर सकते हो। 2 मैंगोज फिर 8 मैंगोज 10 मैंगोज डायरेक्ट भी लिख सकते हो। लेकिन हमारे वो भाई साहब होनहार एस्पेरेंट जिनको थोड़ी बहुत अभी भी दिक्कत है इक्वेशन में, उनको मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ। सो एक एप्पल की वैल्यू है 2 मैंगो के बराबर, वो मैंने लिख दी गई। सो 2 मैंगोज प्लस 8 10 मैंगोज प्लस 4 ऑरेंजेस, RHS एज इट इज। अब मैंगो मैंगो एक साइड में, ये हो गया 3 मैंगोज, ऑरेंज दूसरी साइड में 4 ऑरेंजेस। सो गाइज अगेन यहाँ पे एक ऑरेंज की वैल्यू कितनी बनी? एक ऑरेंज की वैल्यू बनी 3/4 टाइम्स ऑफ मैंगो। 1 ऑरेंज इज इक्वल टू वॉट? 3/4 टाइम्स ऑफ मैंगो। फिनिश। बिल्कुल पिछली क्वेश्चन की तरह गाइज। जैसे आपने सीता को गीता के फॉर्म में, नीता को गीता के फॉर्म में, पूरा क्वेश्चन गीता के फॉर्म में कॉमन प्लेटफॉर्म पे कर दिया था, सेम उसी तरह यही होता है ऐसे टॉपिक का, ऐसे क्वेश्चंस का थीम, कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना लो यार। वही हमने बना लिया। यहां पूरा क्वेश्चन हमने मैंगो के फॉर्म में कर लिया। एक एप्पल 2 मैंगो के बराबर है, एक ऑरेंज 3/4 मैंगो के बराबर है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बता भाई, देन द नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बास्केट ऑफ मैंगोज दैट हैज द सेम कॉस्ट एज द अदर बास्केट। जो कॉस्ट इस बास्केट का था, इसका था, इसका था, सेम कॉस्ट अगर मुझे सिर्फ मैंगोज का बनाना है, सिर्फ मैंगोज का बास्केट, तो वो कितने मैंगोज को अंदर रखेगा, यानी वो बास्केट टोटल कितने नंबर ऑफ मैंगोज का बनेगा। सो यार कोई भी एक इक्वेशन ले लो, चाहे ये लो, ये लो, ये लो, तीनों इक्वल है। और तीनों में आपको पता है एप्पल को इन टर्म्स ऑफ मैंगो, ऑरेंज को इन टर्म्स ऑफ मैंगो रख दो, पूरी बास्केट मैंगो की बन जाएगी। और वही तो पूछा है कि अगर मैं पूरी बास्केट नो एप्पल नो ऑरेंज सिर्फ मैंगोज की बनाना चाहूँ, तो बताओ कितने मैंगोज की वो बास्केट बनेंगी विद द सेम कॉस्ट। तो कॉस्ट तो यही लेना है, तो ले लो 2 एप्पल प्लस 4 ऑरेंज। ये 2 एप्पल की जगह आप क्या आ जाएगा? एक एप्पल इज इक्वल टू 2 मैंगोज। ये 2 एज इट इज, एक एप्पल इज 2 मैंगोज। 4 ऑरेंज की जगह क्या आ जाएगा? 3/4 ऑफ मैंगो। एक ऑरेंज ये 3/4 ऑफ मैंगो होता है, इंटू 4 एज इट इज, और 6 मैंगोज एज इट इज। फिनिश। 2 इंटू 2 4 मैंगोज, 3 मैंगोज, 6 मैंगो। आई गेस अब आंसर आपको आ गया गाइस। 6 और 4 10 और 3 13। ये बास्केट बनेगी 13 मैंगोज की। 13 मैंगोज। कितने मैंगोज? 13 मैंगोज। कोई भी डाउट होगा गाइस, कोई भी डाउट तो बिंदास्त कमेंट करना। और ये नहीं आप कोई दूसरे इक्वेशन में अगर वैल्यू रख दो तो भी आंसर चेक कर लो यार। अगर आप यहां भी रख दो तो 2 मैंगो एक एप्पल, यानी 4 और 4 कटेगा, फिर से कितना हो जाएगा? 3 मैंगोज बराबर। तो 2 और 4, 2 और 3 5, और ये 8 मैंगोज तो पहले से है ना। सो 5 और 8 13। यहां देख लो 8 ऑरेंज, तो यहाँ 3/4 आ जाएगा। तो अगर यहाँ 3/4 आया मैंगोज, तो ये 2 हो गया। 6 मैंगोज प्लस 7 मैंगो, 6 and 7 13 मैंगोज। फिनिश। समझे? इतना इजी। इसकी टोपी उसके सर। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क। अगला कंसेप्ट हम देखेंगे टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क में भी ऐसे ऐसे कैट के क्वेश्चन आ चुके हैं जहां आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पता होता ना टाइम एंड वर्क का, तो आप फोड़ आते थे यार, लिटरली फोड़ आते थे। आ जाओ। जैसे टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क डन हम हमेशा क्या मानते हैं? 1, है ना। और जब ऐसी लैंग्वेज होती है कि ए कैन डू, ये बेसिक बेसिक बात याद रखो, मैंने कहा है अगर हम स्टार्ट से टॉपिक पढ़ा रहे होते तो बहुत ही स्क्रैच से ले जाते हैं। लेकिन अभी मैं उतने कंसेप्ट जरूर बताऊंगा जो आपको आने वाली कैट में, आने वाली आपकी कोई भी ओमेट में, या कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस जो आप टारगेट कर रहे हो उसके लिए काम आ जाए। ठीक है। सो एप्पल, ओह एप्पल तो पिछला क्वेश्चन था गाइस। सो ए कैन डू, अगर क्वेश्चन आपको बोलेगा ए कैन डू द वर्क इन 20 days, तो उसका पता है एक दिन का काम हमेशा हम क्या बोलते हैं? 1/20। ये चीज याद रखना। ये क्यों होता है उसका भी एक रीजन है जो हम
अगेन बेसिक में बताते हैं। लेकिन अगर जब क्वेश्चन ये डेटा देता है कि ए कैन डू द वर्क इन 20 डेज, तो उसका एक दिन का काम होता है 1/20। बी कैन डू द वर्क इन 30 डेज, तो उसका एक दिन का काम क्या, 1/30। यानी कोई भी वर्कर का जब पूरा काम करने वाला डेज आपको दिया है, कोई भी वर्कर कि भाई ये पूरा काम इतने डेज में कर लेता है, तो उसका रेसिप्रोकल ले लो, आपको एक दिन का काम मिलेगा, बराबर। तो ये एक चीज आपको याद रखना है इस कंसेप्ट में, है ना। दूसरी बात, जब आपको बोला होता है ए एंड बी टुगेदर डू द वर्क इन 30 डेज, तो उसको पता है कैसे लिखा जाता है, ए एंड बी, ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम, दोनों मिला के 30 डेज में काम कंप्लीट, इसको ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे ए अकेला 20 दिन में काम कर रहा है, तो उसका एक दिन का काम रेसिप्रोकल ले लो 20 का, बी 30 डेज में कर रहा है, रेसिप्रोकल ले लो 30 का, सी 50 डेज में कर रहा है, रेसिप्रोकल 50 का। ये आपको रेसिप्रोकल हमेशा क्या देता है, ए का एक दिन का काम। मान लो बी अकेला 30 डेज में कर रहा है, तो बी का एक दिन का काम। सो ये एक दिन का काम हुआ इंडिविजुअल वर्कर का, याद रखना। और ए और बी टुगेदर कैन डू द वर्क इन 30 डेज ऐसा बोला है, तो इसको इस तरह लिखते हैं 1/30। बी एंड सी टुगेदर डू द वर्क इन 40 डेज, तो इसको इस तरह लिखते हैं, ठीक है। अब ये लॉजिक से कैसे कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे गाइस, आ जाओ फटाफट से, आ जाते क्वेश्चन पे, देखना। अमर, अकबर, एंथोनी एंड आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। तो तीन दोस्त है भाई, अमर, अकबर, एंथोनी, जो एक सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। वर्किंग टुगेदर, कैट का क्वेश्चन है गाइस, ध्यान देना। वर्किंग टुगेदर अमर एंड अकबर कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 1 ईयर, ठीक है। मतलब पहले अब किसका बताया है, टुगेदर का, अमर जिसको हम कैसे लिखेंगे, अकबर, ए के, जो कर देते हैं काम एक साल में। एक साल को मैं मंथ में लूँ, क्यों मंथ में ले रहा हूँ, क्योंकि आगे कुछ कुछ चीजें मंथ में भी दी है, तो बेटर सारे ईयर को मंथ में लो। तो ये 1 ईयर ना बोलते हम बोलेंगे 12 मंथ, जिसको हम इस तरह लिख लेंगे। अकबर एंड एंथोनी कैन कंप्लीट इन, अकबर एंड एंथोनी कैन कंप्लीट इन 16 मंथ, इसको इस तरह लिखेंगे। एंड एंथोनी एंड अमर कैन कंप्लीट इन 2 ईयर्स, 2 ईयर्स यानी 24 मंथ, और इसको इस तरह लिखेंगे। नाउ गाइज, अब क्वेश्चन आपको बोल रहा है, इफ द पर्सन, ये लैंग्वेज समझो, हाँ, इफ द पर्सन हु इज नीदर द फास्टेस्ट नॉर द स्लोएस्ट। अब तीन बंदे हैं, अमर, अकबर, एंथनी। डेफिनेटली एक बहुत ज्यादा फास्ट होगा काम करने में, एक बहुत स्लो होगा, और एक बीच का होगा, मतलब मिडिल वन, जो बहुत तेज भी नहीं तो बहुत कम भी नहीं, है ना, नॉट टू फास्ट नॉट टू स्लो। सो इफ क्वेश्चन आपको बोल रहा है द पर्सन हु इज नीदर द फास्टेस्ट नॉर द स्लोएस्ट वर्क्स अलोन, तो वो बंदा जो बहुत फास्टेस्ट या बहुत स्लोएस्ट नहीं है, वो अगर अकेला काम करेगा, द टाइम इन मंथ ही विल टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। और गाइज ये टीटा बेस था, और आपको मालूम है ऐसे क्वेश्चन जो मैंने कहा भी एक कैट में आ चुका क्वेश्चन है ये, और टीटा फॉर्म में आया था, मतलब आपको यहाँ ऑप्शंस नहीं दिए गए थे। यार पता है जनरली मैंने जो ऑब्जर्व किया, जो एनालाइज किया है ना, ऐसे क्वेश्चन ये थोड़े से इजी टू मॉडरेट होते हैं, बहुत टफ जनरली कभी नहीं आते जनरली। हाँ, मेजॉरिटी आप खुद एनालाइज कर लेना, आपको दिखेगा कि ये जो टीटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, मेजॉरिटी स्टूडेंट उसको छोड़ते हैं कि यार भाई ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन होते तो जय माता दी कर देते या कुछ तो लॉजिक लगाते, छोड़ देते। लेकिन यार ऐसे क्वेश्चन एक बार पढ़ तो लिया करो, क्योंकि हो सकता है ऐसे क्वेश्चन जनरली इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं। कम ऑन, ये इजी है नाउ। और ऐसे क्वेश्चन का फायदा भी नहीं यार कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो फिर इसको क्यों छोड़े। गाइस सबसे पहले आपको ये समझना है कि वो बंदा कौन है। अब यहाँ पे देखो ट्रेडिशनल अप्रोच तो ये भी कि कोई स्टूडेंट क्या करेगा, कोई स्टूडेंट तीनों का निकालेगा, अमर को अकेले को कितना दिन लगता है, अकबर अलोन एंड एंथोनी अलोन। बट गाइज तीनों का अगर इंडिविजुअल निकाल के फिर हम बताएं कि यार देखो सर टू फास्ट टू स्लो, तो ये निकले ये है वो बंदा जो दोनों के बीच में है। बट यार टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आप ये फिगर देखकर नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली वो बंदा जो टू फास्ट भी नहीं टू स्लो भी नहीं वो कौन है। और पता है वो हमेशा ऐसा होगा, मान लो ए बी सी, ये तीन लोग हैं, इसमें से ए सबसे फास्टेस्ट है, सी सबसे स्लोवेस्ट है, और बी ये क्या है बीच में है थोड़ा, हाँ मेड इन दोनों का। नाउ सिंपल बात है यार, सबसे कम टाइम किसको लगे, जैसे एक जोड़ी को यानी एक पेयर को, यहाँ पे आपको पेयर वाइज दिया है, अमर अकबर की एक पेयर है, अकबर एंथोनी की एक पेयर है, अमर और एंथोनी की एक पेयर है। तो अमर और अकबर को सिर्फ कितने दिन लग रहे हैं, 12 मंथ, है ना, मतलब सबसे कम। फिर अकबर और एंथोनी को 16 मंथ यानी थोड़ा बहुत मॉडरेट, एंड एंथोनी और अमर को 24 मंथ, है ना, यानी सबसे ज्यादा। पता है गाइज
ऐसे क्वेश्चन में आपको फोकस यहाँ पे, अगर ये सबसे ज़्यादा फास्ट है और ये उसके बाद सेकंड फास्ट है तो सबसे कम टाइम इनको लगेगा, तो ये पेयर इधर आ गई। मतलब डेफिनेटली जो बीच का बंदा है, जो टू फास्ट टू स्लो नहीं है, वो आपको यहाँ दिख रहा होगा, इन दोनों में से कोई तो है ना। उसके बाद यार सबसे फास्टेस्ट और सबसे स्लोएस्ट को लगता है, यानी ये है वो सबसे फास्टेस्ट सबसे स्लोएस्ट वाली पेयर, है ना। सिंपल सी बात है, फर्स्ट पेयर जिसको सबसे कम टाइम लगता है ना, वो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर के बंदे होंगे, ए और बी। वो जिनको मॉडरेट टाइम लगता है फर्स्ट और थर्ड नंबर के होंगे। एंड वो गाइस जिनको सबसे ज्यादा टाइम लगता है वो है ये तीन लेयर, तो बी एंड सी। सिंपल सी बात है यार। तो अब आपको क्या करना है, समझ जाना है कि वो है ये पेयर और ये है वो पेयर जिसमें वो बंदा है, और इन दोनों में कॉमन कौन है, अमर। यानी डेफिनेटली क्वेश्चन आपको अमर का निकालने बोल रहा है। देखो एक ट्रेडिशनल अप्रोच मैंने आपको बताया कि तीनों निकाल लो, बट इसमें टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे बेस्ट क्या है कि थोड़ा कॉमन सेंस, मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि यार ये कौन कॉमन सेंस का है। अब तीन पेयर अगर आप बना रहे हो, तीन लोगों में से दो दो की पेयर, तो सबसे कम टाइम किसको लगेगा, सबसे टॉप वाले को और सेकंड वाले को, है ना। तो यहाँ पे इसमें टॉप वाला और सेकंड वाला पक्का है। अब एग्जैक्टली हम टॉप वाला किसको ले और सेकंड वाला किसको ले, अमर या अकबर, हमें पता नहीं। चलो फिर आगे की सोचो, सेकंड वो पेयर कौन सी बनेगी जिसको सबसे कम लगेगा। अरे यार तो टॉप टू को आप सबसे फास्ट बोल रहे हो, तो यार वो बंदे जो सबसे लास्ट में है वो सबसे स्लो होंगे ना। तो बी और सी जो सबसे लास्ट में है उनको सबसे ज्यादा टाइम लगना चाहिए। जैसे टॉप टू को सबसे कम टाइम लग रहा है, तो लास्ट टू को सबसे ज्यादा टाइम लगना चाहिए। तो गाइस बी सबसे ज्यादा वाले टाइम में भी आएगा, है ना, एंड बी सबसे कम वाले टाइम में भी आएगा। और वो बंदा जो दोनों में है वो कौन है, अमर। और क्वेश्चन आपको उसी को निकालने बोल रहा है, मॉडरेटर को, बीच वाले को, जो टू फास्ट नहीं टू स्लो नहीं। कम ऑन गाइस, सो करते हम। तो इतना तो पक्का कि आपको अमर निकालना। मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा एक केस कर रहा हूँ, मैं तीनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ। मैंने आपको बताया तो है कि किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अमर अकबर एंथोनी। अगर ये तीनों बंदे हैं पेयर वाइज, क्वेश्चन ने डेटा आपको दे दिया है, अमर अकबर मिला के 12 दिन, अकबर एंथोनी मिला के 16 और ये 24। सो गाइज मैं इनको ऐड कर देता हूँ पहले। तो अमर प्लस अमर 2 अमर, अकबर प्लस अकबर 2 अकबर, एंथोनी प्लस एंथोनी 2 एंथोनी। सो मैं एक काम करता हूँ, 2 को कॉमन ही ले लेता हूँ लगे हाथ तो अमर प्लस अकबर प्लस एंथोनी इज इक्वल टू इन तीनों का एडिशन। तो गाइज 1/12 प्लस 1/16 प्लस 1/24, हम तीनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं ना। सो सिंपल है, अगर मैं इनको ऐड करूँ तो इनका कॉमन मल्टीपल कौन है, 48। तो 48 लाने के लिए 4/48 हो जाएगा, पूरे फ्रैक्शन को 4 से मल्टीप्लाई, ये 3/48 हो जाएगा, एंड ये 2/48। मतलब ये कितना हो, 4 + 7 3 9/48। ठीक है, अगेन मैं इसको अगर डिवाइड कर दूं तो ये हुआ 3/16। फिर से ये जो 2 है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अमर प्लस अकबर प्लस एंथोनी AN, ये कितना हो गया, 2 यहाँ ऑलरेडी 16 है तो 3/32। फिनिश गाइस, 3/32 आया है। अब आपको अमर निकालना है, मतलब इन दोनों का आपको कोई काम नहीं है। तो अकबर और एंथोनी का ऑलरेडी आपके पास एक इक्वेशन है, अकबर प्लस एंथोनी इज 1/16, रख दो यहाँ पे। सो अमर इज इक्वल टू 1/16। तो ये जो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब बाकी की स्टोरी आपको पता है यार, LCM अप्रोच। तो यहाँ 32 है, यहाँ 16 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 - 2 दोनों जगह 32 आ गया, तो फिनिश 1/32। तो आपको मालूम है कि 1/32 तो उसका एक दिन का काम हुआ, तो उसको पूरा काम करने में कितना टाइम लगता है, 32 डेज। तो ये टीटा टाइप क्वेश्चन था, इसका आंसर था 32 डेज जो वहां टाइप करना था। क्लियर, फिनिश, एकदम इजी गाइज। एक बार मैं वापिस बताऊंगा, हो सकता है किसी किसी को रिपीटेटिव लग रहा है, बट यार देखो ये कॉन्ट्स है। अगर मैं बहुत ज़्यादा ऊपर से भी चला गया तो भी दिक्कत होगी, और वो चंक ज़रा ज़्यादा है जिनको थोड़ा सा कॉन्ट्स टफ लगता है। तो थोड़ा यार बाकी दोस्त जिनको समझ रहा है ना, जो एकदम फास्ट लर्नर है, थोड़ा बने रहो, मस्त मस्त वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप देखोगे, लेकिन उनको भी हमें साथ में लेकर चलना है। तो सुनना गाइज, अमर अकबर दोनों मिलकर 12 महीने में, तो 1/12 ऐसे लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं सब हम बेसिक में देखते हैं। अकबर एंथोनी 16 मंथ, अमर एंथोनी 24 मंथ, बराबर। ये तो आपने लिख लिया बराबर से,
क्लियर। अब क्वेश्चन है बोला है वो बंदा जो टू फास्ट भी नहीं टू स्लो भी नहीं, और हमेशा याद रखना वो हमेशा किधर आएगा पता है, जिसको सबसे मॉडरेट टाइम लगाए ना वो उधर कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जिसको मॉडरेट, एक जगह 12 मंथ, एक जगह ऐसा, आप चाहे तो एज अ रूल याद रख सकते हो, एक जगह 12, एक जगह 16, एक जगह 24 मंथ। तो सबसे मॉडरेट कहाँ लगा है, जहाँ ज़्यादा जल्दी भी नहीं तो देर भी नहीं, मॉडरेट लगा है 16। और यहाँ कौन नहीं आया है, अमर नहीं आया है, यानी अमर इज द पर्सन जो टू फास्ट भी नहीं है टू स्लो भी नहीं है। ये एक रूल हुआ समझने का। वो जो टू फास्ट नहीं टू स्लो नहीं, वो कहाँ मिलेगा, उस वाले इक्वेशन में जहां मॉडरेट टाइम लगा है, बहुत फास्ट भी नहीं बहुत स्लो भी नहीं, मॉडरेट। तो वहां जो बंदा नहीं है गाइस, वो समझ जाओ टू फास्ट टू स्लो वाला नहीं है, यानी मॉडरेट वाला है जो क्वेश्चन को चाहिए, मतलब अमर था। दूसरी बात, अगर वैसा नहीं क्लिक हुआ एग्जाम में तो ये देखो सबसे ज्यादा टाइम किसको लग रहा है, उस पेयर का देखो, सबसे कम टाइम वाली पेयर कौन सी है, पहली, तो सबसे ज्यादा वाली लास्ट, सबसे कम वाली फर्स्ट, और इन दोनों में जो कॉमन है, तो गाइस फिर से देख लो इन दोनों में कॉमन कौन है, अमर, अमर। ठीक है, सो अमर इज द आंसर गाइस। कोई भी डाउट, क्लियर है, बढ़े आगे, बहुत शानदार, बढ़ते आगे, आ जाना फटाफट से। सो बिल्कुल टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है फिर से। अनु, वीनू, मनु कैन कंप्लीट द वर्क अलोन इन 15, 12 एंड 20 डेज। तो यार दोस्तों, अनु का एक दिन का काम 1/15, सिंपल है। ये चीज़ मैंने कही ना कि कोई भी वर्कर का पूरा काम करने का अगर आपको टाइम दे रखा है तो उसका रेसिप्रोकल ले लो। तो अनु अगर 15 डेज, वीनू 12 डेज, तो उसका एक दिन का काम 1/12, एंड मनु 20 डेज, तो एक दिन का काम कितना हुआ 1/20। अनु, विनु, मनु। सो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, वीनू वर्क्स एवरी डे, तो वीनू तो भाई हर दिन काम कर रहा है, ध्यान देना, ठीक है। अनु वर्क्स ओनली ऑन ऑल्टरनेट डे स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट डे, अनु ऑल्टरनेट डेज काम कर रहा है लेकिन स्टार्टिंग विथ फर्स्ट डे, यानी फर्स्ट डे, थर्ड डे, फिफ्थ डे एंड सो ऑन, बराबर। ये किसके लिए है, अनु के लिए। विनू तो हर दिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। एंड उसके बाद बोला है अनु वर्क ऑल्टरनेट डे स्टार्टिंग विद द फर्स्ट डे, एंड मनु वर्क्स ओनली ऑन ऑल्टरनेट डे स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड डे। तो गाइज मनु जो है वो सेकंड डेज और ऑल्टरनेटिवली इस तरह से सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ। तो यार मुझे बताओ पहले दिन कौन होगा, पहले दिन होगा अनु एंड विनू। अनु का एक दिन का काम कितना है 1/15, विनू का एक दिन का काम कितना है 1/12। एक दिन का काम दोनों को ऐड कर दो, आपको मिलेगा दोनों का मिलकर, दोनों का मिलाकर पहले दिन का काम। सो अगेन कॉमन मल्टीपल इज 60, तो या 4 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 9/60। पहले दिन मान लो 9/60 काम हो गया, मतलब हमें 60 काम करना था, उसमें से 60 लेवल की बिल्डिंग बनानी थी, उसमें से 9 लेवल बन गई पहले दिन, ऐसा समझ लो। या 60 प्रोडक्ट बनाने थे, उसमें से 9 प्रोडक्ट बन गए पहले दिन, किनके बदौलत, अनु और विनू के। सेकंड डे कौन है भाई, सेकंड डे विनू तो है लेकिन उसके जोड़ी में कौन है, मनु। तो पहले दिन अनु एंड विनू, सेकंड डे विनू एंड मनु। अगेन विनू इज व्हाट 1/12, विनू इज 1/12, मनु इज व्हाट 1/20, कॉमन मल्टीपल अगेन 60। तो देख लो 5 + 3, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से, ये मिल गया 8/60। मतलब गाइज फर्स्ट डे अनु और विनू मिलाकर 60 प्रोडक्ट में से 9 प्रोडक्ट बना लेंगे, ऐसे ही समझो। इसका मतलब यही हुआ 9 आउट ऑफ 60 अनु और विनू मिला के फर्स्ट डे। सेकंड डे विनू और मनु मिला के 8 प्रोडक्ट आउट ऑफ 60। मतलब गाइज अगर मैं 2 दिन का हिसाब लूँ, पहले 2 दिन का हिसाब, फर्स्ट टू 2, है ना, पहले 2 दिन का हिसाब क्या हुआ, कितना काम हो गया, 9 प्रोडक्ट पहले दिन बन गए, 8 प्रोडक्ट दूसरे दिन बन गए। फर्स्ट डे कौन था हमारे साथ, अनु विनू, सेकंड डे विनू मनु, तो कितना प्रोडक्ट बन गया यार 17/60। यार पहले 2 दिन में 17/60, अगले 2 दिन में भी। अब ये तो यार साइकिल रिपीट होगी ना, साइकिल रिपीट होते चलेगी। पहले 2 दिन अनु विनू, पहला दिन अनु विनू, दूसरे दिन विनू मनु, तो ये पहले 2 दिन का हिसाब। वापिस जो थर्ड डे आएगा फिर से वही साइकिल होगी ना, अनु विनू, एंड फोर्थ डे विनू मनु, फिर से 2 दिन का क्या बनेगा 17/60। तो पहला दिन इतना, दूसरा दिन इतना, दोनों मिला के 17/60, साइकिल रिपीट्स। अगले दिन की 17/60, वापिस अगले दिन की 17/60।
तो गाइज मुझे बताओ टोटल कितना हुआ। अगर मैं 6 डेज का हिसाब लगा लूँ, 2 + 2 + 2 तो 17 17 51/60, मतलब अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। 51 प्रोडक्ट बन चुके हैं आउट ऑफ 60, यानी अभी भी कितने प्रोडक्ट बचे हैं? 9 प्रोडक्ट। तो भाई 6 दिन में 51 बन चुके हैं। अब आएगा 7th डे, और 7th डे में तो आपका काम, 7th डे यानी कौन सा हुआ? ऑड वाला ना, जिस दिन कौन काम कर रहा है? अनु और विनु। और उस दिन आपका काम ही देखो कितना होता है, 9/60। मतलब आप जैसे 7th डे पे आओगे, 6 दिन का हिसाब हो गया है, प्लस 7th डे, उस दिन 9/60 काम हो जाएगा, 3/60 काम हो गया, पूरा काम कंप्लीट। तो हो गया यार, पैसा वसूल, पूरा काम डन, वो भी 7th डे। समझ रहे हो? पहले 2 दिन अनु विनु फर्स्ट डे, विनु मनु सेकंड डे, मिलाकर 17/60 हुए पहले 2 दिन के। वही से एक साइकिल चलती रही। तो 6 दिन तक 51/60, अब बचे सिर्फ 9। और यार अगर आप 7वां दिन देखो, जिसमें ऑड डे अनु और विनु मिलकर करते हैं, उस दिन वो 9 प्रोडक्ट ही तो बना रहे आउट ऑफ 60। तो हो गया 51/60 तक हो गया था, प्लस 7th डे 9/60, 60/60 खत्म, फिनिश। टाइम एंड वर्क हलवा है गाइस। ठीक है, तो बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। सो नाउ टाइम स्पीड डिस्टेंस का, अब टाइम स्पीड डिस्टेंस भी, अब टाइम एंड वर्क जितना वास्ट है उसमें से हमने एक हलवा कंसेप्ट किया जो कैट में आ चुका है। तो जो ऐसे क्वेश्चन आपको ढूंढना होते हैं और फोड़ना होते हैं। अब टाइम स्पीड डिस्टेंस देख रहे हैं गाइस। अब टाइम स्पीड डिस्टेंस यार, उसमें भी कई सारे कंसेप्ट है, लेकिन हम जो देख रहे हैं वो ये वाला देख रहे हैं। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। गाइस जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट रहा ना, तो स्पीड हमेशा टाइम को इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। कॉमन सेंस, अगेन सोचो कि भाई डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है, मेरे को 200 किलोमीटर ही जाना है, तो जितनी ज़्यादा स्पीड उतना कम टाइम लगेगा, जितनी कम स्पीड उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। समझ रहे हो हिसाब? तो सिंपल सी बात है, वेन एवर डिस्टेंस इज कांस्टेंट स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जिसको हम ऐसा लिखते हैं। अब इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन कैट में आ चुके हैं, लेटेस्ट कैट में, वो भी 2120 में, वो हम देखने वाले गाइस। इनवर्स इसलिए S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1। समझ रहे हो? चलो देख लो। लीविंग होम एट द सेम टाइम अमल रीचेस ऑफिस एट 10:15 AM इफ ही ट्रैवल एट द रेट ऑफ 8 km/h। उसने ये नहीं बोला है कि कब निकला था, उसने बोला है पहुंचा कब, रीचेस। तो यस, क्वेश्चन ने आपको बोला है कि लीविंग होम एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे गया है। तो 2 अलग अलग कंडीशन दी है कि अगर मान लो वो एक ही टाइम पे जा रहा है, तो वो अपने घर से ऑफिस पहुंच रहा है 10:15 बजे 8 की स्पीड से। तो अगर मैं गाइज स्पीड लूँ फर्स्ट केस में, तो स्पीड दी है 8 km/h और वो पहुंच रहा है 10:15 पे। तो मैं मान लेता हूँ उसको यहाँ पे टाइम लगा x मिनट्स। यहाँ पे उसको कितना टाइम लगा? x मिनट्स। ये हुआ स्पीड, ये हुआ टाइम, ये हुई फर्स्ट केस। दिस इज योर फर्स्ट केस कि अगर वो 8 की स्पीड से कभी तो निकल रहा है, 10:15 बजे पहुंच गया। अब यार कितने बजे पहुंचा है ये क्वेश्चन ने दिया है, बट वो निकला कभी हमें पता नहीं है। अगर क्वेश्चन बोला होता कि 8 बजे निकल के 10:15 को पहुंच रहा है, तो हम बोलते 2.25 घंटे लगे, है ना। बट उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है, कब निकला है बोला नहीं है, 10:15 को पहुंच रहा है, तो मैंने बोल दिया x मिनट में वो पहुंच गया। नाउ नेक्स्ट, उसी में सेकंड कंडीशन, लिविंग एट द सेम टाइम इफ ही ट्रैवल एंड रीचेस एट 10:40 AM इफ ही ट्रैवल एट द रेट ऑफ 15 km/h। दूसरी कंडीशन क्या है गाइज? 8 के स्पीड से जा रहा है, थोड़ा होल्ले होल्ले, तो डेफिनेटली ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन वही अगर अपनी स्पीड वो 15 km/h करे, तो 9:40 पर पहुंच रहा है, 9:40 AM। तो मुझे बताओ गाइज, अगर 10:15 पे पहुंचने पर मैं x मिनट मान रहा हूं, तो इसके कंपैरिजन में ये तो पूरा 35 मिनट लेस है ना। यहाँ 10:15 बजे पहुंचा, यहाँ पे रीच कब हो रहा है? 9:40 AM, मतलब पूरा 35 मिनट लेस। तो अगर यहाँ x मिनट लगे, तो यहाँ कितने लगेंगे? x - 35 मिनट, x - 30। और सिंपल सी बात है, यहाँ कम टाइम लगेगा क्योंकि भाई यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है। अगर स्पीड कम है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, स्पीड ज़्यादा है कम टाइम लगेगा। यही हमने देखा था कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। और वही तो है यार, यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट है। अमल अपने घर से ऑफिस जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अगर मैं इसको S1 मान लूँ, ये S2 हुआ। फर्स्ट सिचुएशन का टाइम हमने x माना T1, उससे 35 मिनट लेस T2। तो गाइज S1/S2 जो हमने अभी देखा था इज इक्वल टू T2/T1। तो शुरू करो, S2 15,
इज इक्वल टू T2 कितना है x माइनस 35 अपॉन T1। सो गाइस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 15 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, 15x माइनस 15 5 और 75, तो ये 8x, समझ रहे हो। तो यहां पे क्या हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया है, तो 15 ने इस पूरे ब्रैकेट को 15x माइनस 525, अरे ये आपको 6 ना लग जाए, ये 5 है, 15 इंटू 35 525 और 8 इंटू एस 8x, तो यार इधर आ गया 7x, 525 उधर जाके माइनस हो गया, तो x कितना हुआ 75 मिनट्स। ठीक है, हमने मिनट में मान रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये किलोमीटर पर आवर में, ये मिनट में चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि हम रेशो ले रहे हैं। रेशो में ऐसे भी क्या होता है, यूनिट कैंसिल ही हो जाता है ना, ये मिनट कैंसिल, ये किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर कैंसिल, तो चलता है। तो यार हम मान रहे हैं कि अगर वो 8 के स्पीड से गया है ना, तो वो 75 मिनट पे पहुंच जाना चाहिए, है ना। और यहाँ पे कितना, डेफिनेटली 75 में से 35 हटा दो, 40 मिनट, यहाँ पे 40 मिनट्स, यहाँ पे 75 मिनट्स। अब तीसरी कंडीशन देखो, लिविंग होम एट 9:10 AM, 9:10 पे अगर वो अपने घर से निकल रहा है, एट व्हाट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर मस्ट ही ट्रेवल्स सो एज टू रीच ऑफिस एग्जैक्टली एट 10 AM। सो गाइज यहाँ थर्ड कंडीशन भी दे रखी है आपको, मैं यहाँ लिखता हूँ थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में स्पीड क्या दे रखा है, पूछा है, चलो इसको हम y मान लेते हैं, है ना, क्लियरली पूछा है कि भाई बताओ लिविंग होम एट 9:10 AM, 9:10 पे अगर वो घर छोड़ रहा है तो कितनी स्पीड होनी चाहिए किलोमीटर पर आवर में, अगर वो अपने ऑफिस 10 बजे पहुंचा है। बट गाइस देखो 9:10 पे निकल रहा है, 10 बजे अगर पहुंच रहा है, 50 मिनट उसको लगा, यानी टाइम आपको दे रखा है 50 मिनट, टाइम आपको दे रखा है 50, तो खत्म यार। इनमें से अब कोई भी एक केस उठा लो, केस 1 केस 2 में आपने स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम किया, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट था भाई, तो थर्ड केस में भी तो डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, थर्ड केस में भी कहा जा रहा है वो अपने घर से ऑफिस, तो ये केस का किसी भी केस के साथ एक बार फिर से ये इक्वेशन बना लो, S1 बाय S2 इज इक्वल टू T2 बाई T1। यहां अगर मैं मान लू ये हमारा स्पीड 1 है 15 और हमारा स्पीड 2 क्या है y, जो हमें निकालना है, समझ रहा है। मैं केस 2 के साथ कर रहा हूं, आपकी मर्जी, आपको केस 1 के साथ करना है केस 1 के साथ करो। तो मैं केस 2 की स्पीड है 15, केस थर्ड केस की स्पीड हमें निकालना है y, तो अगर मैं केस 2 इनवर्स प्रोपोर्शन है ना, तो S1 बाई S2 इज इक्वल टू T2 बाई T1, अगर मैं इसको S1 बोला हूं तो इसका टाइम T1 40 आएगा नीचे T1, एंड जो इस वाले स्पीड को टाइम है 9:10 से 10 बजे तक, यानी 50 मिनट, वो ऊपर आएगा। सो गाइज 0 0 कैंसिल, 5y इज इक्वल टू 60, तो y इज इक्वल टू व्हाट 12 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी। इतना इजी सर, वाकई में इतना इजी आएगा, हाँ भाई। 1/3 ऑफ द क्वेश्चन गाइज, 1/3, जो आपको डेफिनेटली 90 परसेंटाइल है ना वो दिला देंगे, ठीक है। डेफिनेटली हमें अगर 99 प्लस परसेंटाइल चाहिए और थोड़ी मेहनत जरूरत है, लेकिन सोचो आप 90 परसेंटाइल तक तो यू आ रहे हो, बस और थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना यार, तो मंजिल दूर नहीं है ना, टारगेट आप आराम से अचीव कर लोगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, बस आपको उसके पीछे कंसेप्ट पता चाहिए कि यार तीनों केस में वो जा कहाँ रहा है, घर से ऑफिस, घर से ऑफिस, घर से ऑफिस, यानी डिस्टेंस इज कांस्टेंट, एंड व्हेनेवर डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। पहले हमें टाइम डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली पता था, उसको हमने डायरेक्ट निकाला। यहाँ पे वो अगर 1 मिनट में पहुंच रहा है, यहाँ से 35 मिनट लेस, S1 बाई S2 इज T2 बाई T1, हमें मिल गया 75, ये 75 यहाँ रख दो तो ये बना 40। अब हमने इस वाली केस को क्वेश्चन वाली केस में लिया, स्पीड निकालना है, इनडायरेक्टली उसने टाइम दे ही दिया था हमें, 9:10 से लेकर 10 तक 50 मिनट, तो स्पीड 15 बाई S2y इज T2 यानी 50 बाई T1 40, सॉल्व किया, आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, चक दे फट्टे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम लॉजिक पे, बस अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी हो, रिलेटिव स्पीड। जब भी अगर एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है जैसे कि ट्रेन मूव हो रही है, लेकिन वो अगर पोल को क्रॉस कर रही है जो कि स्टेशनरी है, तो यहाँ पे स्पीड सिर्फ किसकी कंसिडर होती है, ट्रेन की। बट गाइज जब ट्रेन ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है जो मूविंग है, तो पिक्चर में आता है रिलेटिव स्पीड।
है ना, स्पीड ऑफ वन मूविंग ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अदर। अगेन इसको भी हम स्क्रैच में डिटेल में देखते हैं, बट फिलहाल के लिए बस इतना समझो कि जब दो ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस करना चाहता है, बट दोनों मूविंग स्टेज पे है, तो यहां पे ना पहले की स्पीड लोगे ना दूसरे की लोगे, इन दोनों की रिलेटिव स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, सिर्फ ट्रेन ही चल रही है, तो फिर तो ट्रेन की स्पीड लेना है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट भी मूविंग है, ट्रेन भी मूविंग है, तो रिलेटिव स्पीड कम्स इनटू द पिक्चर। और वो रिलेटिव स्पीड दो टाइप की होती है। अगर मान लो दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, ट्रेन यहाँ और जिस ऑब्जेक्ट को हमें क्रॉस करना है वो अपोजिट में है, तो रिलेटिव स्पीड होती है s1 प्लस s2। और अगर वही डायरेक्शन सेम है तो s1 माइनस s2। कम ऑन गाइस, ये एक चीज यहां पर काम आएंगी, देखते फटाफट से। सो टू पर्सन आर वॉकिंग बिसाइड, बिसाइड मतलब क्या, साइड में। ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म इस पे चल रही है ट्रैक पे, तो साइड में प्लेटफॉर्म पे चल रहे होंगे या कहीं बाजू में चल रहे होंगे। बिसाइड द रेलवे ट्रैक एट अ रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। अंडरलाइन दिस वर्ड मनी मन, सेम डायरेक्शन। मतलब दोनों, देखो पहली बात तो दोनों मैन मूविंग है, ट्रेन भी मूविंग है। मैन क्या करेगा, सॉरी ट्रेन क्या करेगी, मैन को क्रॉस करेगी, फर्स्ट मैन को फिर सेकंड मैन को। लेकिन जिन दो मैन को क्रॉस कर रही है वो दोनों भी मूविंग है ना, तो फिर रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड के लिए डायरेक्शन मैटर्स अ लॉट। और वो डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन, तो माइनस करना होगा। नाउ अ ट्रेन केम फ्रॉम बिहाइंड एंड क्रॉस देम इन 90 एंड 100 सेकंड। सो गाइज ये फर्स्ट मैन, ये सेकंड मैन, ठीक है। फर्स्ट मैन की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, अगर मैं ट्रेन की स्पीड s मानूं तो फर्स्ट मैन की क्या हो जाएगी, s माइनस 2, है ना। रिलेटिव स्पीड फॉर सेम डायरेक्शन s माइनस 2। एंड अगर सेकंड मैन की स्पीड 4 है तो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन रिलेटिव स्पीड हो जाएगी s माइनस 4। फर्स्ट मैन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, फर्स्ट मैन को क्रॉस करने में लगा 90 सेकंड एंड सेकंड के लिए 100 सेकंड। सिंपल सी बात है, सेकंड वाला थोड़ा और तेज दौड़ रहा था तो उसके लिए ज़्यादा टाइम लगा। नाउ गाइज अब आप बोलोगे सर लेकिन वो s1 बाई s2 इज t2 बाई t1, ये कंसेप्ट तो तभी काम आता है ना जब डिस्टेंस सेम है। यार प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन का कंसेप्ट अगर आपको पता होगा ना, अब उसमें हम इंट्रोडक्शन ही कम से कम आधा घंटे का देते, इतना कुछ है उसमें समझने के लिए, जो स्क्रैच में हम लेते हैं, बेसिक में हम लेते हैं। लेकिन यार यहाँ पे इतना आप समझ लो कि यहाँ पे अगर हम ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है जिसको लेंथ नहीं है, जैसे आपको मेरे सामने, मुझे आपके सामने लेंथ है, लेकिन ट्रेन के सामने हमारी लेंथ कोई मैटर करती है, कब उड़ाकर निकल लेगी पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो पोल हो गए, ट्री, डॉग, पर्सन, हमें ट्रेन के सामने कोई लेंथ नहीं है। तो यहाँ अगर ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करना चाहती है जिनको लेंथ नहीं है, तो वहाँ उसे पता है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, उसकी लेंथ के बराबर। तो फर्स्ट केस में भी ऑब्जेक्ट कौन है, मैन, तो वहाँ कितना डिस्टेंस क्रॉस किया होगा, खुद की लेंथ के बराबर। सेकंड में भी मैन, खुद की लेंथ के बराबर, ठीक है। तो यार दोनों केस में डिस्टेंस इज व्हाट, लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर, जो कि कांस्टेंट है दोनों केस में, क्योंकि ट्रेन तो सेम ही है ना, फर्स्ट मैन के लिए भी सेकंड के लिए भी। सो लेंथ इज कांस्टेंट मतलब डिस्टेंस इज कांस्टेंट, तो हम बोल सकते हैं s1 अपॉन s2 इज इक्वल टू t2 बाई t1। फर्स्ट केस का स्पीड अपॉन सेकंड केस का स्पीड इज इक्वल टू t2 बाई t1। सेकंड केस का टाइम से फर्स्ट केस का टाइम। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 इस पूरे ब्रैकेट को 9s माइनस 18, 10 इस पूरे ब्रैकेट को, तो 9 इधर जाके माइनस हो गया, माइनस 40 इधर आके प्लस हो गया, लेकिन 18 तो माइनस ही है ना, तो ये हुआ 22। तो गाइज स्पीड हमें मिल गई 22 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की। अब क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि द टाइम इन सेकंड टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस इलेक्ट्रिक पोस्ट इज नियरेस्ट टू। फिर से टाइम पूछा है आपको, यार बिल्कुल पिछले एग्जांपल की तरह। पिछले एग्जांपल में जैसे ये दो केस दी थी पहले, इससे हमने सॉल्व करके फिर थर्ड केस अप्लाई की थी, सेम गाइज यहाँ पे ये दो केस दी, उससे हमें ट्रेन की एक्चुअल स्पीड पता चली, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 22 माइनस 2 20, यहाँ पे 18। टाइम तो हमें पता है। नाउ थर्ड केस, सेम ट्रेन है यानी डिस्टेंस इज कांस्टेंट, उसकी लेंथ कांस्टेंट ही है। तो क्वेश्चन बोल रहा है द टाइम, यानी यहाँ पे हमें निकालना है टाइम वाई टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस इलेक्ट्रिक पोस्ट। यार जब इलेक्ट्रिक पोल है, इलेक्ट्रिक पोस्ट है, तो फिर तो यार रिलेटिव स्पीड आती ही नहीं है। मैंने कहा रिलेटिव स्पीड कब आएगी, जब ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है जो मूविंग है।
बट जब ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है गाइस जो स्टेशनरी है, तो यहाँ स्पीड यानी खुद ट्रेन की स्पीड ओनली एस, जो कि कितना है 22। तो अगेन गाइस ये दो केस में से कोई भी एक केस ले लो और ये ले लो। मान लो मैं ये दो केस लो, फर्स्ट एंड थर्ड। पिछले एग्जांपल में सेकंड एंड थर्ड लिया था या फर्स्ट एंड थर्ड। तो S1 यानी S माइनस टू बाय S2 इज इक्वल टू T2 यानी Y और T1 ये लेना कंपलसरी। अब S तो हमें पता है कितना है 22, सो यू आर 20 अपॉन 22 Y बाय 90 10 11। तो ये कितना होगा इस 2 से डिवाइड करके 11Y क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10 इंटू 90 900। तो Y कितना मिला 900 अपॉन 11 यानी कि 81, बेसिकली 81 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। और 81 पॉइंट समथिंग के सबसे क्लोज ऑप्शन है गाइज 82। देखो क्वेश्चन ने बोला भी है नियरेस्ट टू, मतलब हो सकता है कि आपका भाई एग्जैक्ट आंसर मैच ना हो, तो 81 पॉइंट समथिंग समथिंग सेकंड यानी 82, फिनिश। क्लियर है गाइज? तो सेम कंसेप्ट, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। और ऐसे क्वेश्चन कैट में काफी बार आ चुके हैं यार, पकड़ो फोड़ डालो, ठीक है। चलो नाउ एकदम सबसे इजी आसान कंसेप्ट जो बच्चा रहा देखता है, रेशो एवरेज। ऐसे क्वेश्चन आ जाए सर, तो इसमें जब इजी वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो फिर तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर ही लेते हो। तो आ जाओ फटाफट से देख लो। ओनियन इज सोल्ड फॉर 5 कॉन्जिगेटिव मंथ, 5 कॉन्जिगेटिव मंथ हम ऑनियन सोल्ड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं एट द रेट ऑफ ₹10, 20, 25, 25 एंड 50 पर केजी, यानी ये पर केजी रेट है, पर केजी वाला रेट है। 10 रुपये पर केजी हम बेचे थे फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ में 20 रुपये पर केजी, देन 25, 25, 50। नाउ a family spend a fixed amount of money on onion for each of the first 3 month, पहले 3 मंथ वो एकदम फिक्स अमाउंट, एंड देन स्पेंड हाफ ऑफ द अमाउंट ऑन ओनियन फॉर ईच ऑफ द नेक्स्ट 2 मंथ। देखो बराबर 5 मंथ का हिसाब हुआ। एक फैमिली है, भले ही ओनियन का पर केजी प्राइस हर कॉन्जिगेटिव मंथ में बदल रहा है, लेकिन फैमिली ने पहले 3 मंथ सेम अमाउंट स्पेंड किया ओनियन में। मान लो अगर मैं यहाँ मान लूँ 100 रुपीज़, तो इन 3 मंथ में 100 100 100 अमाउंट स्पेंड। 100 रुपये के उन्होंने ओनियन खरीदे जब 10 रुपये था, लेकिन सेकंड मंथ में जब 20 हुआ तो भी 100 रुपये के ही खरीदे। थर्ड मंथ में जब 25 हुआ तभी भी 100 रुपये के ही खरीदे। जैसे कोई कोई बच्चे होते हैं ना, पेट्रोल कितना भी महंगा हो रहा हो, भाई हम तो अपने गाड़ी में 100 रुपये का डालते थे, 100 का ही डालेंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। क्वांटिटी कम ज़्यादा उनको नहीं पता है ना, 100 रुपये का डालते थे भाई, 100 का डाल देना। सेम उसी तरह ऑनियन 100 रुपये का ही लिया उन्होंने 3 मंथ, भले ही प्राइस में पर केजी प्राइस में बदलाव हो रहा है। 4th and 5th में क्या हुआ, उन्होंने स्पेंड हाफ ऑफ द अमाउंट, यानी अगर यहाँ 100 है तो यहाँ 50 and 50 गाइज और नेक्स्ट 2 मंथ हो गया। तो गाइज मुझे बताओ यहाँ से मैं क्वांटिटी निकाल सकता हूँ, क्वांटिटी इन केजी परचेस्ड। हमें पता है कि यार 100 रुपया हमने ओनियन खरीदने में डाला है, प्याज खरीदने में 100 रुपया हमने इन्वेस्ट किया है। जब प्याज का रेट 10 रुपीज़ है तो हमने कितना केजी परचेस किया होगा, 100/10, 10 केजी। यहाँ पे 100/20, 5, 100/25, 4। यहाँ तो 50 रुपया और 25 रुपये पर केजी है, 50 रुपये हम स्पेंड कर रहे हैं 2 केजी, एंड यार यहाँ पे 1 केजी। सो मुझे बताओ गाइस टोटल क्वांटिटी कितनी परचेस की हमने 5 मंथ में, 22, और टोटल अमाउंट कितना स्पेंड किया, 400। क्वेश्चन आपको बोल रहा है द एवरेज एक्सपेंस फॉर ओनियन इन रुपीज पर केजी, टोटल रुपीज यानी टोटल अमाउंट ऑफ 5 मंथ अपॉन टोटल केजी। अगर आपको रुपीज पर केजी निकालना है तो न्यूमरेटर में टोटल रुपीज 5 मंथ का और डिनोमिनेटर में टोटल केजी 5 की 5 मंथ का निकाल लो। सो यार फॉर द फैमिली ओवर दिस 5 मंथ, तो यार टोटल रुपीज, टोटल अमाउंट 400 रुपया स्पेंड किया हमने 5 मंथ में सिर्फ ओनियन में अपॉन 22। सॉल्व कर लो यार, ये कितना हुआ, 2 से डिवाइड कर लिया 200 अपॉन 11, 11 1 जार 90, 11 8 जार 18 पॉइंट समथिंग। क्लोजेस्ट ऑप्शन 18 पॉइंट समथिंग, क्लोजेस्ट देखो यहाँ पर भी बोला है क्लोजेस्ट टू या नियरेस्ट टू, तो 18 पॉइंट समथिंग यानी 18 इज द आंसर। कम ऑन गाइस, एकदम इजी हलवा क्वेश्चन। देखो एक और बोनस क्वेश्चन, एन alloy is prepared by mixing 3 metals A, B and C in the proportion 3:4:7 by volume.
तो वॉल्यूम वाइज ए बी सी को हमने कैसे मिक्स किया, पहले का मान लो 3 मीटर क्यूब लिया होगा, तो दूसरे का 4 और तीसरे का 7 मीटर क्यूब। ठीक है, बाय वॉल्यूम हमने 3 मेटल को इस तरह से मिक्स किया, 3 मेटल कौन, ए बी सी, तब जाके ये अलॉय बना। अलॉय यानी क्या, एक मिक्स मेटल से बना हुआ कंपोनेंट। तो यार ये एबीसी को हमने बाय वॉल्यूम इस तरह मिक्स किया। नाउ द वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ द मेटल, सेम वॉल्यूम मतलब क्या, अगर मैं ए की भी सेम वॉल्यूम लूँ, बी की भी, सी की भी, तो उनका जो वेट है उसका रेशो इसमें है। तो यार ये वेट का रेशो दे दिया है। मतलब मान लो मैं 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लूँ ए का, तो बी का भी 1 मीटर क्यूब लो, सी का भी 1 मीटर क्यूब लो। अगर ये सेम वॉल्यूम का मैं वेट करूं ना, तो फिर मुझे मिलेगा 5:2:6 का। तो गाइस सिंपल है, ये वॉल्यूम दिया है, मान लो मन ही मन की ये मीटर क्यूब में है, तो फर्स्ट ए का मैंने 3 मीटर क्यूब लिया, सेकंड का 4 और थर्ड का 7 मीटर क्यूब। ये वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम, तो मान लो ये 1 मीटर क्यूब का वेट है। तो अगर यार मुझे बताओ यहाँ मैं टोटल वेट निकाल सकता हूँ, अगर ये वेट फॉर द सेम वॉल्यूम, वो सेम वॉल्यूम मैंने मान लिया पर मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब का 5, तो वॉल्यूम इन मीटर क्यूब 5। अगर 1 मीटर क्यूब का वेट 5 है, तो 3 मीटर क्यूब का वेट कितना, 15। ठीक है, यहाँ एक का अगर 2 है तो 4 का कितना, 8। यहाँ एक का अगर 6 है 1 मीटर क्यूब का वेट, तो 7 का कितना, 42। सो गाइस टोटल वेट कितना हुआ, टोटल वेट सॉरी 65। अगर मैं इनको ऐड कर लूँ तो टोटल वेट आपको कितना मिला, 65। बट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, इन 130 kg ऑफ अलॉय। यार हमारे हिसाब से जो अलॉय है तीनों को मिक्स करके इतना वॉल्यूम, वेट पर मीटर क्यूब इतना, टोटल वेट हमें इतना मिला, तो पूरे एबीसी को मिला के टोटल वेट कितना आना चाहिए था, 65। लेकिन वही क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 130 kg, देन द वेट इन kg ऑफ द मेटल ऑफ सी इज। तो यार मेरे हिसाब से जो 65 वेट है वो एक्चुअल में 130 kg है, तो सी का एक्चुअल पूछा है, मेरे हिसाब से सी कितना है 42, वो क्वेश्चन के हिसाब से कितना, ये इतना तो वो कितना, यूनिटरी मेथड, कॉन्ट्स की जान है ये मेथड, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 65x इज इक्वल टू 42 इंटू 130। 65 ने 130 को डिवाइड किया, 42 इंटू 2 84 इज द एक्चुअल वेट ऑफ सी, जो हमें 42 लग रहा है, क्योंकि यार ये हमारा अजम्पशन है ना, ये पर मीटर क्यूब हमने एज्यूम किया है, क्योंकि ये रेशो के फॉर्म में दिया था, हमने एक्चुअल उसको 5:6 ले लिया, तो इसलिए ये चेंज होना है। लेकिन हमने जो भी लिया है वो प्रोपोर्शन में लिया है ना, वॉल्यूम भी उसी प्रोपोर्शन में लिया है जो दिया है। बट हमारे हिसाब से टोटल वेट 65, जो क्वेश्चन के हिसाब से 130 है, तो हमारे हिसाब से सी का वेट 42 क्वेश्चन के हिसाब से कितना वो आ गया। क्लियर है गाइस? सो आई थिंक इससे ज़्यादा अब क्या ही करे। तो यार ऐसे बहुत से और क्वेश्चन हैं। देखो अब ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान हो रही, तो कैट 2021 का, वैसे तो सारे क्वेश्चन हम PYQ जनरली हम देख रहे हैं, क्योंकि आपको वो कॉन्फिडेंस दिला सकूं मैं कि यार देखो अगर आप सही ढंग से करो तो कोई टफ नहीं है, टफ नहीं है। डर हटाओ, डर हटाओ। मैं पहले भी बोल रहा हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल, विनर्स आर दोज हु नेवर क्विट। ठीक है, तो हमें क्विट नहीं करना है गाइज। चलो Identical chocolate pieces are sold in boxes of 2 sizes, small and large. Small, large, दो अलग अलग साइज ऑफ बॉक्सेस में हम चॉकलेट बेच रहे हैं। द लार्ज बॉक्स इज सोल्ड फॉर ट्वाइस द प्राइस ऑफ द स्मॉल बॉक्स। तो स्मॉल बॉक्स की जो भी प्राइस होगी ना, सेलिंग प्राइस मान लो ये अगर x है, तो लार्ज बॉक्स की कितनी भाई, डबल है। लार्ज बॉक्स की प्राइस क्वेश्चन ने क्लियर बोल दिया 2 टाइम्स ऑफ x। इफ द सेलिंग प्राइस पर ग्राम ऑफ द चॉकलेट इन लार्ज बॉक्स इज 12% पर चॉकलेट। देखो पहले तो पूरे बॉक्स की प्राइस बोल दी कि पूरे लार्ज बॉक्स की प्राइस क्या है, डबल देन द स्मॉल। तो स्मॉल मैंने x ले लिया तो वो हो गया 2x। अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस पर ग्राम, पर ग्राम, पूरे बॉक्स की नहीं, हर बॉक्स में जो पर ग्राम चॉकलेट है, लार्ज बॉक्स की प्राइस अगर पर ग्राम की आप देखो, द चॉकलेट इन लार्ज बॉक्स पर ग्राम प्राइस इज 12% लेस देन दैट द स्मॉल बॉक्स, देन दैट ऑफ स्मॉल बॉक्स। स्मॉल बॉक्स में पर ग्राम जो भी होगा उससे 12% लेस प्राइस लार्ज बॉक्स के पर ग्राम चॉकलेट की है। देन द परसेंटेज बाय विच द वेट ऑफ चॉकलेट इन लार्ज बॉक्स एक्सीड देन इन द स्मॉल बॉक्स। गाइज अगर मैं मान लूं कि यहाँ पे टोटल क्वांटिटी इन ग्राम्स
अगर मैं स्मॉल बॉक्स में मान लूँ 100 ग्राम से, तो यहाँ मान लेते वाई, क्योंकि मेन तो हमें ये निकालना है ना कि भाई लार्ज बॉक्स की जो क्वांटिटी है वो कितना परसेंट एक्सीड है देन स्मॉल, और इसीलिए मैंने स्मॉल का 100 माना। ये तो परसेंटेज में आपने देखा है गाइस, परसेंट में जब भी हमें कुछ चीज़ें एक दूसरे के रिलेशन में निकालनी होती है, एक्सीड या लेस, तो हम जनरली बेस 100 मानते हैं, तो चीज़ें और ईजी हो जाती है। तो स्मॉल बॉक्स की सेलिंग प्राइस पूरे बॉक्स की एक्स मान ली, तो लार्ज की उससे डबल है पूरे बॉक्स की, ये क्वेश्चन ने बोला। स्मॉल बॉक्स में मैंने क्वांटिटी 100 ग्राम मान ली, तो बड़े में वाई। अब वही देखना है हमें कि वाई क्या आता है और वो उससे कितना परसेंट ज़्यादा है। अब सबसे बेहतरीन कंडीशन क्या दी क्वेश्चन ने कि पूरे बॉक्स की प्राइस तो डबल है, लार्ज वाले पूरे बॉक्स की प्राइस डबल है देन स्मॉल, लेकिन द सेलिंग प्राइस पर चॉकलेट इन लार्ज बॉक्स, सेलिंग प्राइस पर ग्राम, पर चॉकलेट भी नहीं, पर ग्राम, ठीक है, क्वांटिटी इसलिए हमने ग्राम में ली है। तो सेलिंग प्राइस पर ग्राम ऑफ द चॉकलेट इन लार्ज बॉक्स 12% लेस देन इन द स्मॉल बॉक्स। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर ग्राम निकालूं तो क्या आएगा, पर ग्राम यार टोटल सेलिंग प्राइस एक्स है, बट ये 100 ग्राम मिलाकर ना, तो 100 ग्राम मिलाकर एक्स, तो पर ग्राम कितना x/100। अगेन यहाँ टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 2x है, लेकिन ये y ग्राम मिलाकर, तो पर ग्राम कितना आएगा, तो यार x पूरे बॉक्स का डिवाइड बाय 100, क्योंकि उसमें 100 ग्राम है, 2x पूरे बॉक्स का डिवाइड बाय y। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सेलिंग प्राइस पर ग्राम इन द लार्ज बॉक्स इज 12% लेस देन इन द स्मॉल बॉक्स का सेलिंग प्राइस पर ग्राम। तो स्मॉल बॉक्स का सेलिंग प्राइस पर ग्राम गाइज ये है, उससे 12% लेस। 12% लेस मतलब भी आप बोल सकते हो उसका 88%, उसका 88%। फिनिश यार, सेलिंग प्राइस ऑफ द लार्जर बॉक्स पर ग्राम, जो कि हमारे हिसाब से कितना है, टोटल प्राइस अपॉन टोटल ग्राम 2x/y इज 12% लेस देन स्मॉल बॉक्स का पर ग्राम प्राइस। तो स्मॉल बॉक्स का पर ग्राम प्राइस कितना है, एक्स पूरा प्राइस अपॉन 100 ग्राम, क्योंकि हमने ये माना है, तो उसके 12% लेस मतलब ही उसके 88%, उससे 12% कम क्या करो या उसका 88% क्या लो, सेम है, तो एक्स एक्स कटा भाई, आपको वाई निकालना है, तो क्या हो गया 2 इंटू 100 इंटू 100, एक्स एक्स कट गया, 100 इधर ऊपर आ गया, 88 नीचे आ जाएगा, है ना, और y जो यहाँ पे उधर ऊपर चला जाएगा। फिनिश, ये हुआ 2 48, ये हुआ 11 25, तो फाइनली आपको क्या मिला 2500 अपॉन 11, जो मोटा मोटी आता है 227। तो गाइज अगर छोटे बॉक्स में 100 ग्राम चॉकलेट है और बड़े बॉक्स में हमने y बोला है जो कि 227 आया, तो इसके कंपैरिजन में ये कितना एक्सीड है, 127%। 100 को अगर मैं बेस मानूं तो स्मॉलर बॉक्स के कंपैरिजन में लार्जर बॉक्स में जो चॉकलेट्स की क्वांटिटी है वो कितना एक्सीड हो रही है, 127%। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट यहाँ 227 ढूंढने लगते हैं ऑप्शन में और सोचते कुछ तो ऑप्शन से गड़बड़ हुई है। भाई ऑप्शन से गड़बड़ नहीं हुई है, यहाँ आप चीज़ों को सही से समझो, यहाँ आप चीज़ों को सही से टैकल करो। उसने क्या बोला है एक बार फिर से पढ़ो, देन द परसेंट बाय विच वेट ऑफ द चॉकलेट इन लार्जर एक्सीड देन इन द स्मॉल। लार्जर का वेट छोटे से कितना परसेंट ज़्यादा है, ये 100 ये 227। अब 100 को बेस मानने का फ़ायदा समझा, सीधा जो भी डिफरेंस आ रहा है उतना ही परसेंट ज़्यादा है, क्योंकि 100 ही बेस माना है, तो ये डिफरेंस आ रहा है 127%। चेक दे फट्टे, सिंपल है गाइस, कम ऑन, सुपर्ब। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट करते गाइस, एकदम शानदार धांसू, जस्ट कितने, अब ये भी बहुत वास्ट है लेकिन कितने क्या कंसेप्ट है जो हम कर सकते हैं इसमें, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ चुके हैं, जो एवरग्रीन क्वेश्चन है, आते हैं, आ रहे हैं, आ चुके हैं, आने वाले हैं, सब हम करेंगे। सो ध्यान देना गाइस। सो यस, अब यार इस क्वेश्चन में आपको एक सक्सेसिव परसेंट वाला क्वेश्चन है, कंसेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो काम आएगा। जैसे अगर मान लो आप 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो, पहले साल आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसने रिटर्न किया, सेकंड ईयर 20%, थर्ड 30%, ठीक है। तो पता है सक्सेसिव परसेंट हमेशा क्या बोलता है, 100 को बेस मानो और सीधा उस पर अप्लाई कर दो। एक तो ये एक चीज़ है, या फिर इससे भी आसान, इससे भी आसान, अगर दो सक्सेसिव परसेंट को मिलाकर आपको एक साथ में, जैसे कि अगर मान लो मैं 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूँ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम,
ठीक है, 10% पर एनम में मैं 1000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ। पहली साल 10% इस पे अप्लाई हुआ, कितना हुआ 1100। अगली साल 10% इस पे अप्लाई हुआ, कितना हुआ 121, यानी 1210। तो गाइज 2 साल में मुझे कितना रिटर्न मिला, 1000 इन्वेस्ट करने के बाद 1210। लेकिन वही अगर ये 10% का मैं एक साथ में क्यूमुलेटिव निकालना चाहूँ ना, ये मुझे क्या करना पड़ा, हर साल अप्लाई करना पड़ा। लेकिन अगर मान लो मुझे 2 साल का एक क्यूमुलेटिव रिटर्न देखना है, क्यूमुलेटिव आउटकम देखना है, तो पता है उसका फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट ईयर का प्लस सेकंड ईयर का। मान लो फर्स्ट ईयर का रिटर्न x है, सेकंड ईयर का y है, तो x प्लस वाई अपॉन प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब यहाँ तो दोनों ईयर का क्या है 10 10, तो यहाँ x भी क्या हुआ 10, y भी क्या हुआ 10। हो सकता है ना कभी कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो, तो यहाँ तो दोनों ईयर का 10 10 है, तो फर्स्ट ईयर का 10 यानी x, सेकंड ईयर का 10 यानी y, प्लस 10 इंटू 10 यानी 100 अपॉन 100। तो गाइज ये हुआ 10 प्लस 10 20 प्लस 1 21%। तो ये 1000 पे मुझे बताओ, जो मैंने 2 साल का निकालने के लिए 2 बार अप्लाई किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 100 मिला 1100, 10% वापिस कितना मिला 121 1210। अगर मैं वो नहीं करता और दोनों साल का एक साथ में निकाल लेता, फर्स्ट ईयर का भी 10 सेकंड का भी 10, तो x हुआ 10 y हुआ 10, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो यार सीधा 21% जो आया ये अप्लाई कर लो। देखो 210 फिर से कितना मिला 1210, एक ही स्ट्रोक में, दो बार करने की जरूरत ही नहीं, एक ही स्ट्रोक में 210। हो सकता है कि कभी कभार जैसे इस बार तो ये परसेंट हमारा पैसा बढ़ ही रहा है, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि घाटा हो जाए, नुकसान हो जाए, लॉस हो जाए। तो बस एक चीज करनी है कि उस लॉस वाले परसेंट को निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करना है। किससे, निगेटिव साइन से। अब ये चीज भी बहुत ही शिद्दत से समझाई जाती है बेसिक से, लेकिन यस इस क्वेश्चन में जितना काम आएगा आई गेस उतना तो मैं बता चुका हूँ। बस ये देख लो कि मान लो फर्स्ट ईयर मेरा पैसा 10% से बढ़ रहा है, सेकंड ईयर 20% से कम हो रहा है। तो पता है फर्स्ट ईयर 10% एक्स ले लिया, सेकंड ईयर 20% वाई ले लिया। तो गलती से भी पॉजिटिव मत लो यार दोनों को, फिर दोनों में डिफरेंशिएट क्या किया आपने। पिछले वाले एग्जाम्पल में 10 बढ़ रहा था इसलिए पॉजिटिव लिया, ठीक है, बट इस बार एक बढ़ रहा है तो ठीक है पॉजिटिव लिया, एक कम हो रहा है उसको निगेटिव लो, और फिर अपना सेम सक्सेसिव वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। तो 10 ये -20 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, एंड 10 इंटू -20 यानी -200, -200 अपॉन 100। तो गाइज ये हुआ -10 और ये हुआ -2 प्लस माइनस माइनस, तो गाइज -12% का घाटा है ओवरऑल। पहली साल अगर मेरा पैसा 10% से बढ़ा और सक्सेसिवली 20% से घटा, तो ओवरऑल मैं 12% के नुकसान में हूं, ये मुझे बताता है। ठीक है, तो वो देखो गाइज अब ये वाला कंसेप्ट कैसे काम आएगा यहां पर। कैट का क्वेश्चन यार, कैट का, इसको अगर आप ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड से करो तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर इससे करो तो देखो कितना आसान हो जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन इजी कभी कभार लैंग्वेज से भी होता है, और दूसरी बात कभी कभार आपकी मेथड ऑफ सॉल्विंग से भी होता है। आप अननेसरी कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मेथड में करोगे लंबा कर दोगे और फिर लगेगा सर काफ़ी लेंदी था या टफ था। यार ऐसे क्वेश्चन को अगर आप टाइम दोगे तो फिर तो टफ ही लगेगा ना, या लेंदी लगेगा। बहुत ईजी है, देखो राज इन्वेस्ट ₹10,000 इन फ्रॉड स्कीम में 10,000 इन्वेस्ट किए। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही इनकर्ड अ लॉस बट बैलेंस रिमेनिंग वाज अबोव 5,000। गाइस कॉमन सेंस, अगर 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है, उसको पहली साल लॉस हुआ कितना पता नहीं, लेकिन उसके पास जो बैलेंस अभी भी बचा है, लॉस तो गया लेकिन अभी भी जो बचा है बैलेंस वो अबोव 5,000 है। पढ़ो फिर से, बैलेंस रिमेनिंग वाज अबोव 5,000, मतलब गाइस उसका लॉस डेफिनेटली लेस देन 50,000 है, 50%। उसका लॉस जो है, अगर 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है और 5,000 से ज्यादा अभी भी बचा है, 5,000 अगर बचता तो 50% गया, 50% बचा, लेकिन 5,000 से ज्यादा बचा है, यानी जो लॉस हुआ है, जो उसका उड़ गया है, वो लेस देन 50% है। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट ईयर के लॉस को x% मान लूं, लेकिन लॉस है तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, -x। लॉस है तो -x है ना। नाउ ही इन्वेस्टेड अगेन, अब क्या इन्वेस्ट कर रहा है, वो जो उसके पास बचा है, and made a profit. His profit percent growth was 5 times the percent loss he had
मेड। गाइज सेकंड ईयर में जो बचा कुचा पैसा है, पहले 10,000 डाला है ना, लॉस हुआ X% का, बराबर, जो डेफिनेटली 50% से कम है, इतना तो हम श्योर है, क्योंकि उसका जो पैसा अभी भी बचा है वो 5,000 से, 10,000 इन्वेस्ट किया था, 5,000 से ज़्यादा बचा, यानी लॉस 50% से लेस है। सेकंड ईयर में उसको सेम जितना बचा डाल दिया, इन्वेस्ट किया, लेकिन इस बार उसको ग्रोथ हुआ, ग्रोथ यानी प्रॉफिट, वो भी कितना, 5 टाइम्स द परसेंट लॉस। यहाँ जितना लॉस हुआ था ना, यानी X%, उसका 5 टाइम्स ज़्यादा, यानी 5X%। एंड डेफिनेटली ये ग्रोथ है, इसलिए पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो यार ये फर्स्ट ईयर का 10,000 इन्वेस्ट किया, इतना घटा, सेम याद करो, 10,000 इन्वेस्ट किया, पहले इतना लॉस, फिर ये मिला, अब जो मिला वही इन्वेस्ट किया, इस पे इतना प्रॉफिट, ये क्या हुआ, सक्सेसिव परसेंट ना। तो ये हमारे लिए क्या बन गया X, ये हमारे लिए क्या बन गया Y। तो ओवरऑल मैंने कितना कमा लिया, X प्लस Y प्लस XY अपॉन 100, ठीक है। तो ये 4X एंड ये माइनस 5X स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, -X इंटू 5X माइनस 5X स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये मैंने कमा लिया, इतना परसेंट मैंने ओवरऑल कमा लिया, बराबर, इतना परसेंट ओवरऑल कमा लिया। बट अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हिज ओवरऑल गेन इज 35%। जो मुझे मेरा ओवरऑल उसका गेन लग रहा है, वो क्वेश्चन ने एक्चुअल में 35% बोला है। सो फाइंड द परसेंट लॉस इन द फर्स्ट ईयर, यानी कि ये X निकालना है आपको, परसेंट लॉस इन फर्स्ट ईयर गाइज, मतलब ये X निकालना है। कम ऑन, क्या अब टफ है? बिल्कुल नहीं। तो बस इसको अब सॉल्व करना है। चलो, अब मैं क्या कर लो, 20 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दूं, तो 20 इंटू 4 80X माइनस X स्क्वायर इज इक्वल टू 700। तो गाइज ये क्या हो गया, X स्क्वायर प्लस 80X माइनस 700 इज 0। अगेन माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए जो कि आपके लिए बहुत ही हलवा है। तो अगर मैं पूरे साइन माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पूरे इक्वेशन को अगर माइनस, तो ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो यार मल्टीप्लीकेशन 80, मल्टीप्लीकेशन सॉरी 700 और एडिशन -80, तो मल्टीप्लीकेशन 700 एडिशन -80, ये है -70 -10। तो ये फैक्टर से हमें x की वैल्यू क्या मिली, रूट, इनका अपोजिट कर लो, है ना, यानी 70 माइनस का निगेटिव हो जाएगा, और x हमें मिल गया 10। बट डेफिनेटली x तो हमें पता है ना, अभी मैंने थोड़ी, हाँ ये देखो यहाँ लिखा है, हमने जो लॉस x माना है वो लेस देन 50% है ना यार, तो 70 तो हो ही नहीं सकता, तो 10 इज द आंसर, 10 इज द आंसर। क्लियर है? बहुत बोनस क्वेश्चन था यार, अगर आप इसको, मैं बोल रहा हूँ ना, इतना ही करो। अब ये तो आपको समझाते समय बता रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा हो सर इतना तो टाइम लगा, भाई ये बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, तब कर रहा हूँ। अगर एग्जाम में करना होता और आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो इतना लिखने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। इसमें से तो बहुत सी बातें हम मन ही मन कर लेते हैं, है ना। सो फर्स्ट ईयर X% का लॉस, इसलिए -X। सेकंड इसमें क्या हुआ, उसका 5 टाइम्स प्रॉफिट यानी 5X, सक्सेसिवली वही पैसा आया, उसमें लॉस या जितना मिला वही डाल दिया, इतना प्रॉफिट। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से मुझे कितना गेन हो रहा, इतना, बट क्वेश्चन ने बोला 35। सॉल्व किया, ये क्वाड्रेटिक बना, मल्टीप्लीकेशन 700 एडिशन -80, ऐसे दो फैक्टर है, फैक्टर से रूट मिले, बट एक 70 हो नहीं सकता क्योंकि एक हमने लॉस माना है जो डेफिनेटली 50% से तो कम है, तो 10 इज द आंसर। फिनिश। अगेन गाइस, कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रिंसिपल पे खेलता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। यस, तो ये जीपी वाला क्वेश्चन है। अनिल इन्वेस्ट सम मनी एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड। देखो कंपाउंड जैसे बोल दिया जीपी, सिंपल जैसे बोल दिया एपी, याद रखो। इफ द इंटरेस्ट एक्रूड ड्यूरिंग द सेकंड एंड थर्ड ईयर, सेकंड ईयर इतना इंटरेस्ट उसने कमाया 806.25 रुपीज, एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली। नाउ द इंटरेस्ट एक्रूड इन इंडियन रुपीज ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर, और चौथे साल का पूछा है दोस्तों, फोर्थ ईयर का आपको पूछा है। तो गाइस फर्स्ट ईयर का दिया है, सेकंड ईयर का दिया है इंटरेस्ट, थर्ड का दिया है, चौथे का पूछा है। अब ये पता है अगेन ट्रेडिशनल मेथड, अमाउंट का फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला करने जाओगे लगभग 10-15 मिनट आपका खा जाएगा, बहुत तगड़ा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल बनेगा, और है ये इजी लेवल, कैट में आ चुका क्वेश्चन है। बस उसका आपको ये समझना था कि यार ये कंपाउंड इंटरेस्ट है मतलब जीपी है। कैसे?
पहले तो वो आपको तसल्ली कराता हूँ। अगेन देखो, मैं 100 इन्वेस्ट कर रहा हूँ 10% से, तो 10 रुपया बढ़ा 121, वापस 10% किस पे अप्लाई होगा, इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट लेटेस्ट अमाउंट पे काम आता है, अप्लाई होता है, तो ये इससे हमें मिल गया 1। अच्छा ये 110 हुआ, 110 हुआ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट लेटेस्ट अमाउंट पे तो 10% पहले इस पे 100 रुपया इन्वेस्ट किया, ये 110 हुआ ना, अगला 10% ये 11 रुपये से बढ़ गया, अब अगला 10% किस पे अप्लाई होगा, 121 पर, जो 12.1 से बढ़ा। और इस तरह से गाइज आप देख रहे हो, फर्स्ट ईयर में मैंने कितना इंटरेस्ट कमाया 10, सेकेंड में 11, थर्ड में 12.1, समझ रहे हो, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का। और आप चेक कर लो गाइज क्या ये जीपी बन रहा है, जीपी तो पता है ना, नहीं भी पता है तो बोल दूं, जीपी यानी वो नंबर सीरीज जिसमें कॉन्जिगेटिव रेशो सेम होता है, मतलब 11/10 जो आएगा वही 12.1/11 कॉन्जिगेटिव टर्म्स का रेशो, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, ये कितना आया 1.1, गाइज ये भी 1.1 ही आता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज हमेशा जीपी बनाती है, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, प्रिंसिपल में कोई कम ज़्यादा बढ़ाव घटाव नहीं हुआ है, तो जो भी इंटरेस्ट आपको सालों साल मिल रहा है वो हमेशा जीपी फॉर्म करता है। और जीपी मैंने कहा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो क्या करता है, कॉन्जिगेटिव रेशियो को सेम रखता है, 11/10 जो है वो ये है। तो यार ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूँ 10% से, तो पहले साल का ये इंटरेस्ट क्योंकि इस पे अप्लाई हुआ, फिर ये अमाउंट बना। कंपाउंड इंटरेस्ट आपने देखा है कि लेटेस्ट अमाउंट पे काम अप्लाई होता है, फिर इस पे ये इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का ये इंटरेस्ट, और तीनों इंटरेस्ट 10, 11, 12.1 ये जीपी फॉर्म कर रहा है, क्योंकि जो ये रेशो है वही ये रेशो है। तो गाइस मुझे बताओ, ये है एक इंटरेस्ट, अब आपको कहानी क्लियर हो गई होंगी। ये है दूसरा इंटरेस्ट, और ये है तीसरा इंटरेस्ट, बट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट ना, तो डेफिनेटली जो ये रेशो है वही ये रेशो होगा गाइस। तो इसको मैं x मान लेता हूं, तो डेफिनेटली ये जो रेशो है, रेशो में कैसे ले रहा हूं, नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस, नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस, यानी 866.72 अपॉन 806.25 इज इक्वल टू, अब अगेन नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस, x अपॉन 866.72, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, आंसर आ गया। और इसका आंसर पता है क्या आ रहा है, 931.72, इसका आंसर आ रहा है 931.72। भाई अगर आप फॉर्मूला लेते ना कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये रेस टू पावर आती, ब्रैकेट बनता, एक्सपांड करते, और ये अननेसेसरी हलवे से इजी से क्वेश्चन को आप बहुत बड़ा बना देते, और बदनाम किसको करते, कैट को, एमबीए एंट्रेंसेस को, यार बड़ी टफ होती है। ठीक है भाई, सही कंसेप्ट पकड़ो, सही लॉजिक पकड़ो, फोड़ देंगे, और उसके लिए हमें डोंट वरी गाइज। तो ठीक है, सो बिल्कुल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ का पूछा है, डेफिनेटली जीपी फॉर्म करेगा, जीपी अप्लाई किया, आंसर आ गया, बल्ले बल्ले। चलो ठीक है, कोई क्वेरी, इधर गया, सॉरी, हाँ। सो गाइज आई गेस बहुत कुछ हमने देख लिया अब तक, है ना। हमने रेशियो एवरेजेस से रिलेटेड, टाइम वर्क के एक बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड, जो कि, और हर चीज़ आप कर लेना, देख लेना, सर्च कर लेना, एनालाइज कर लेना, ये PYQs है। और जब आप यहाँ कर पा रहे हो, अगर बिना प्रिपरेशन बस कंसेप्ट का एक ABCD समझ के कर पा रहे हो, तो सोचो अगर स्क्रैच से प्रैक्टिस करोगे तो कितना कमाल फोड़ दोगे। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, लगभग 1/3 ऑफ द क्वेश्चन यही लेवल के होते हैं, बस आपको ढूंढना होता है। यानी अबो 90 to 95 परसेंटाइल तो आप यू जा सकते हो, और एफर्ट से 99 कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो काउंट से डरो नहीं, उसको अपनाओ, उससे प्यार करो, डेफिनेटली वो आपको अच्छा रिजल्ट ही देगा, धोखा कभी नहीं देगा। अगर सही कॉन्सेप्ट से करो तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको फोड़ना है। सो कम ऑन गाइस, एक लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं नंबर सिस्टम का। ठीक है, सो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर ग्रेटर देन 100 एंड इंक्रीज बाय 198। ठीक है, when the 3 डिजिट आर रिवर्स्ड। ठीक है, वो बोल रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर जो कि 100 से बड़े हैं एंड इंक्रीजेस बाय 198, अचानक से 198 से बढ़ जाते हैं अगर डिजिट 3 डिजिट्स आर अरेंज इन अ रिवर्स ऑर्डर। मतलब अगर मान लो मैं एक 3 डिजिट का नंबर लूँ ABC, ये मेरा ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल,
जिसमें ए हुआ 100 प्लेस, बी हुआ 10 प्लेस, सी हुआ यूनिट प्लेस। तो क्वेश्चन बोल रहा है ग्रेटर देन 100, तो ये 100 से बड़ा है मान लो। वो अचानक से 198 से बढ़ जाएगा अगर मैं उसके डिजिट को रिवर्स करूं, इफ द 3 डिजिट्स आर अरेंज इन रिवर्स। मतलब सी जो यूनिट प्लेस है 100 पे आ गया, बी कोइंसिडेंटली 10 पे रहा, और ए यहाँ पे आ गया। तो गाइज ये जो नंबर बन रहा है ना, ये 198 से बड़ा बन रहा है, 198 से ग्रेटर बन रहा है देन ओरिजिनल। तो बस यार अब मुझे बताओ, आपको हर एक की प्लेस वैल्यू पता है। ये 100 प्लेस हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू 100 है। तो इसको अगर मैं प्रॉपर इक्वेशन में लिखूँ तो ये क्या होता है, ये 100 प्लेस वैल्यू यानी 100 सी, ये 10 प्लेस वैल्यू 10 बी, और ये यूनिट वैल्यू। अब यहाँ पे 100 प्लेस वैल्यू किसको मिलेगी, ए को, 10 वैल्यू बी को, और ये यूनिट। और भाई इसको अगर आप सॉल्व कर लो, पहले तो 10 बी गया, 100 है, ये सी इधर आ गया तो 99 सी, और ए माइनस 100 है, माइनस 99 ए इज 198। अगर मैं 99 को कॉमन ले लूं तो भाई सी माइनस ए ये 2 मिला। मतलब वो बोलना चाहता है कि अगर आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहते हो गाइस, अगर आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहते हो तो आपको जरूरी नहीं है कि बी पे फोकस करो, आपको बस एक बात पे फोकस करना है, ये हर वो पेयर सेटिस्फाई करेगी सी और ए की जिनका डिफरेंस 2 है, और जिसमें डेफिनेटली डिफरेंस किसका, सी माइनस है, यानी सी बड़ा होना चाहिए ए से बाई 2। ऐसा हर ओरिजिनल 3 डिजिट नंबर गाइस जिसमें सी की वैल्यू ए से बड़ी है देन 2, वो इसको सेटिस्फाई करेगी। जैसे एक पेयर ए बन जाएगी, एक पेयर अगर मैं A1 लूँ तो सी, अगर मैं ए बी सी देख रहा हूँ यार तो 1 3। सर बी क्या ले, बी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, पूरा खेल बस इन दोनों पे, बी इररिलेवेंट है। तो बी आप 0 से लेकर 9 तक कोई भी ले लो, मतलब 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 7 8 9। मतलब अगर मैं A1 रखूँ, C3 रखूँ, आ गया दोनों में डिफरेंस 2 का, फिर आप बी कुछ भी रखो गाइज, अगर आप इसका रिवर्स करो तो डेफिनेटली वो ओरिजिनल नंबर से 198 से बढ़ाएगा। तो ऐसे कितने नंबर बन रहे, 10 10 कैसे, 1 और 3 तो फिक्स है, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से 9 10। अगेन दूसरी पेयर, तो दिस इज फर्स्ट पेयर, नाउ सेकंड पेयर 2 4, वापिस ऐसे 2 नंबर बनेंगे, बी को कोई मैटर नहीं, 3 5 बराबर 2 का डिफरेंस, सी शुड बी ग्रेटर देन ए बाई 2, ऐसे 10 4 6 5 7 6 8 एंड 7 9। सो गाइज ऐसे टोटल 10 10 10 10 10 70, टीटा क्वेश्चन था ये भी, बस 70 जिसने टाइप किया वो जीत गया। क्लियर, 70 जिसने, भाई नंबर सिस्टम भी कोई बड़ी बात नहीं, अगर सही बेसिक नॉलेज का, अगर हर बात का, यहाँ क्या क्या कौन सा कंसेप्ट काम आया, यहाँ प्लेस वैल्यू जो स्कूल में हमें सिखाते हैं, तो इसलिए बोल रहा हूँ वो चीज़ तो दिमाग से हटा दो कि 11 12 में मैथ्स नहीं था, काफ़ी साल से मैथ्स का सर टच गया है तो नहीं कर पा रहे। मैथ्स भाई कॉमन सेंस वाला है और बेसिक 10 तक का है जो आप कर चुके हो। हाँ भूल गए हो तो वो हम स्क्रैच से कराएंगे, बट अभी फिलहाल अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कैट में आ चुके, जो एवरग्रीन क्वेश्चन है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आ रहे हैं, आ सकते हैं, आने वाले हैं, वो क्वेश्चन अगर आपको बस हल्के फुल्के कंसेप्ट से समझ रहे तो सोचो कैट कितना ईजी है। ठीक है, लेकिन आपका डेडिकेशन, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका रेगुलर अप्रोच, और सबसे इंपॉर्टेंट नेवर गिव अप एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि गाइज सिंपल है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर लम्हा जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर लम्हा जिंदगी का इम्तिहान होता है, मिलता नहीं कुछ डर कर भाग जाने वालों को, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। तो बस यार सिंपल है, आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और एक मोटा मोटी मुझे तो गारंटी है कि वो कॉन्फिडेंस बन ही गया होगा, जिसमें आप डेफिनेटली अब सोच रहे होंगे कि यार एक ट्राई तो दिया जाए, फोड़ देंगे। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच।